देखें, क्योंकि बाजार संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और जहां पर ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, गुड आफ्टरनून संदीप, एक तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की अगर बात करें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो अब भी खत्म तो नहीं हुए हैं, यूएस फेड की तरफ से लगातार तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट्स और पांचवी बार इसी साल में हमने रेट हाइक का सिनेरियो देखा। अब सारी की सारी नजरें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर होगी। क्या आपको लगता है कि भारतीय बाजार पर री रेटिंग का खतरा अब भी बरकरार है? देखिए, अगर हम कहें कि यूएस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उनके बैंक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उनकी इकोनॉमी स्लो होगी, और हमारे सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लेकिन हमारी ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो लॉजिक बिल्कुल समझना मुश्किल है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं उसका दो असर होता है। एक तो डिमांड को वो स्लो करता है, वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। दूसरा, वैल्यूएशंस भी जो हैं वो अगर अगर आप वैल्यूएशंस को स्टडी करेंगे तो वैल्यूएशंस भी रिस्क फ्री रेट क्या है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे जैसे रिस्क फ्री रेट बढ़ता जाता है, वैल्यूएशंस जो फेयर वैल्यूएशन है वो कम होता रहता है। तो सारे सिनारियोज में इंडियन मार्केट अगर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा तो वो आगे के लिए रिस्क बढ़ जाता है। अभी हम खुश हो सकते हैं कि ठीक है, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, इंडियन मार्केट, लेकिन फ्यूचर रिटर्न क्या रहेगा जब वर्ल्ड का इमर्जिंग मार्केट प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है और हमारा 22 टाइम है, तो आगे हम कितना और चढ़ सकते हैं? ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, कैश रखना चाहिए साइडलाइन पे। अगर मार्केट इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है आपको, जब ग्लोबली मार्केट इतने वीक हैं, तो उसमें आप अपना थोड़ा कैश बढ़ाइए जहां आपका बहुत पैसा बढ़ गया है। और अगर आप एक्सेसिव कमिट करेंगे तो आगे जब अगर मार्केट गिरेगा तो फिर शायद निकलने का मौका ना मिले। राइट।